चलिए। तो क्या देख रहे थे जी हम लोग? शिक्षा देख लिए थे। चलिए। तो एजुकेशन देख लिए थे हम लोग कि मॉडर्न इंडिया में किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के समय में एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हुए थे और एजुकेशनल डेवलपमेंट्स के क्या आधार रहे थे, क्या बेस रहा था। ठीक है। चलिए, अब एक अगला हेडिंग बनाएंगे, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। है ना? आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, प्रेस डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक है। प्रेस का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ था और प्रेस के डेवलपमेंट के पीछे की ऑब्जेक्टिविटी क्या थी। तो प्रेस को डेवलप करने का ऑब्जेक्टिविटी क्या था? उद्देश्य ये था कि ब्रिटिशर्स जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको लोगों तक पहुंचाना और लोगों को बताना कि किस प्रकार से एक निगेटिव पॉलिसी जो है वो इंडिया में अपनाई जा रही है ना? अगर आप सोचिए कि आज के समय में अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, यानी कि टीवी के माध्यम से न्यूज आप सुनते हैं, जो आपका प्रिंट मीडिया है, जो जिसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, और जो आपका सोशल मीडिया है, अगर इन तीनों माध्यमों को बंद कर दिया जाए या ये तीनों माध्यम न हो तो क्या होगा? अगर ये तीनों माध्यम नहीं होंगे तो क्या होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। आज मीडिया है तो ना आपको पता चल रहा है कि क्या स्थिति है ना? कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है कुछ भी ना। तो अब उस समय मीडिया का डेवलपमेंट नहीं था बड़े स्तर पे। धीरे धीरे प्रिंट मीडिया का प्रचार हो रहा था, है ना? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का हमारे यहाँ विकास हुआ था, पुर्तगालियों का देन था। उसके बाद धीरे धीरे पेपर, न्यूज़पेपर छपने लगे थे। तो न्यूज़पेपर छापने के पीछे का उद्देश्य था कि अंग्रेज जो काम कर रहे हैं उसको जनता तक पहुंचाना, लोगों को बताना कि भाई अंग्रेज क्या कर रहे हैं। और अगर ये नहीं होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। और एक कॉर्नर पे जहां पे शोषण होता वहां पर बस होते रहता। एक लोग को लगता कि हमारे यहाँ हो रहा है, उनके यहाँ नहीं हो रहा है। उनको लगता कि उनके यहाँ हो रहा है, उनके यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूज तो फैलेगा ही नहीं ना। इसलिए उस समय थोड़ा उनको शासन करना आसान भी था। इसलिए जैसे ही आप देखेंगे कि प्रेस का विकास हुआ और प्रेस के माध्यम से पूरे भारत में लोगों को ये बात पता चलने लगी कि अंग्रेज किस प्रकार से हमें एक्सप्लाइट कर रहे हैं या किस प्रकार से हमें शोषित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो अंग्रेजों ने समय समय पर प्रेस पर प्रतिबंध भी लगाया, प्रेस को रोका भी, है ना? और इसलिए अभी आप देखें कि प्रेस को माना जाता है कि प्रेस डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है ना? और अभी देश का अपोजिशन कहता है कि देश की जो मीडिया है वो मोदी जी के चरणों में गिर गई है ना? गोदी मीडिया कहता है सब, है ना? गोदी मीडिया, जो मीडिया इनकी आलोचना नहीं करती है ना, इनसे सवाल नहीं पूछती है, महंगाई पे सवाल नहीं पूछती है ना, बेरोजगारी पे नहीं पूछती है ना। तो ये विपक्ष का आरोप है कि सरकार की जो बुरी चीजें हैं वो मीडिया नहीं दिखा रही है, बल्कि मीडिया तो विपक्ष की ही बुराई दिखाने में परेशान है ना। हाँ, सही भी है। हाँ, नहीं, तो ये आम काट के पूछने वाली मीडिया नहीं थी, अक्षय कुमार थे, है ना? ये भी जब कोई बात बोले तो उसके पीछे की भी कहानी को जान लेना कि कौन कर रहा है, वो कोई मीडिया ने नहीं पूछा था, है ना? है ना? हाँ, लेकिन अब देखिए क्या है कि देश में स्थिति ये जरूर है कि थोड़ा मीडिया को सरकार से ज्यादा सवाल पूछना चाहिए, विपक्ष से कम पूछना चाहिए, क्योंकि सत्ता में जो आदमी है उनसे नहीं सवाल पूछेंगे, विपक्ष भी क्या जवाब देगा। लेकिन हाँ, विपक्ष के पास भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होने चाहिए। विपक्ष जवाब भले ना दे,
लेकिन अगर समस्या है तो वो जनता को बताए कि समस्या का समाधान करने का उसके पास क्या रोड मैप है। जनता उसको क्यों चुने, जनता उसको दोबारा मतलब उसको क्यों मौका दे, इनको क्यों हटा दे। तो इसके लिए तो इनको बताना पड़ेगा कि हम देश में बेरोजगारी को दूर करने का हमारे पास एक माध्यम है ना। और जैसा कि मैं कल आप लोगों से 2 दिन परसों वही जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, और कल मैं एक न्यूज देख रहा था अभी जब मनीष कश्यप बीजेपी में आ गए हैं तब, है ना, तब का इनका एक इंटरव्यू मैं कल देख रहा था, कल रात में। तो जो मैं एक दिन पहले आपको बताया, आप लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने कि जो ये महंगाई की जो ये बात होती है ना, कि इतना महंगाई हो गया, इतना महंगाई हो गया, इतना महंगाई बढ़ गया, 14 में इतना था, 24 में इतना हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये पैमाना मेजरमेंट करने का ये पैमाना ठीक नहीं है ना, कि 14 में इतना था, 24 में इतना हो गया। क्योंकि अगर 14 से 24 का मूल्यांकन करेंगे तो फिर 4 से 14 का मूल्यांकन करना पड़ेगा, है ना। फिर आप ये भी देखिए कि 4 में कितना था और 14 में कितने था, है ना। 4 में अगर आप देखेंगे तो जो आपका पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें थी वो 38-40 के अप्रॉक्स में थी, है ना। और जब मनमोहन सिंह जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री पद से हटे तो उस समय 78 के अप्रॉक्स में जो था वो पेट्रोल डीजल का भाव था, पेट्रोल का भाव। तो लगभग दुगने स्थिति में बढ़ा, 2004 के तुलना में 14 में दुगना स्थिति में बढ़ गया। और अभी की स्थिति को देखें तो 78 को मिला था और अभी 100 के पार है, तो बढ़ी है। लेकिन 4 से 14 के बीच में बढ़ने का जो रेशियो था वो 14 से 24 के बीच का कम है। ये मैंने आपको 3 दिन पहले बताया। और कल मैं जब इंटरव्यू देख रहा था, एकदम मनीष कश्यप जब इस पॉइंट जब बात कर रहे थे और बीजेपी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मीडिया को यही बात बोला है कल, एकदम यही बात उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि महंगाई को इस तरह से मत देखिए, क्योंकि अब तो भाई वो हो गया ऑफिशियल वहां पर, अब तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इतना दिन से माइक लेके घूम जा रहे थे ना कहीं पे भी, अब तो बिहार में उन्हीं की सरकार है ना, मतलब वो जिस पार्टी में है उन्हीं की सरकार है। अब तो उनको जाना चाहिए हॉस्पिटल में, अब तो माइक लेके उतरना चाहिए रोड पे और देखना चाहिए कि बिहार में मरीजों को बेड क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आप जिस पार्टी में हैं उसी पार्टी की सरकार बिहार में है। तो अब तो आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अब आपको मतलब जवाब देने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप चीजों को ये करते हैं। महंगाई रेट को भी उन्होंने उसी तरीके से व्याख्यायित किया कि महंगाई 4 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 14 में जिस स्थिति में बढ़ी, बेरोजगारी जिस दर में बढ़ी थी, तो 14 से 24 में भी बढ़ी है, लेकिन वो स्पीड नहीं रहा है। और इस बीच ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 4 से 14 के बीच में कोई कोरोना नहीं आया था, लेकिन 14 से 24 के बीच में 3 साल का कोरोना भी है। तो 3 साल के कोरोना को पास करते हुए भी अगर गवर्नमेंट अपने डेवलपमेंट के एम्बिशंस को अचीव कर रही है या कम से कम ये हो रहा है, तो इसका क्रेडिट भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये तो निष्पक्षता के साथ स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 4 से 14 के बीच में कोई कोरोना नहीं था, और कोरोना के बीच में भी हमारी इकोनॉमी मतलब तेज गति से बैक की है। ये विचारणीय विषय जरूर है कि अगर कोई दूसरी सरकारें होती तो इस 3 साल का जो इतना जबरदस्त इकोनॉमी को झटका लगा था, पूरा सिस्टम आपका बंद था, तो इतने क्विक तरीके से क्या हम रिकवर करते, इतना क्विक हम आगे बढ़ पाते, हम इतनी सारी परेशानियों से निकल पाते। जिस तरीके से आप इकोनॉमी को जब पढ़ेंगे तो इकोनॉमी ऐसे कभी नहीं चलता है, इकोनॉमी का रास्ता ही है, ये मॉडल है। इकोनॉमी ऐसे ही चलती है, कभी भी इकोनॉमी ऐसे ही चलती है ना। कभी इकोनॉमी आपकी ऊपर जाएगी, कभी धड़ाम नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। मतलब इकोनॉमी कांस्टेंट चलने वाली चीज नहीं है कि वो एकदम आपका बढ़ते ही जाएगा या एक पार्लर बना रहेगा। हर देश की अर्थव्यवस्था में एक समय आता है कि जब वो गिरता है और फिर वो उठता है। हाँ, लेकिन गिरने और उठने के बीच का गैप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कितना जल्दी आप उठ गए। ये नहीं कि गिरे हुए तो बस गिरे ही हुए हैं, 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक आप गिरे हुए हैं, आपके पास बैकअप का प्लान नहीं है ना। तो कहने का मतलब है कि इस 3 साल में अगर हम किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं निष्पक्षता के साथ, तो अगर मान लीजिए कि कोई अमीर बाप का बेटा है और तैयारी करने के लिए बाहर जाता है और 2 साल में क्वालिफाई करके 3 साल में क्वालिफाई करके आ जाता है, और कोई गरीब किसान का बेटा है वो बाहर जाता है तैयारी के लिए और उसको 6 साल लग जाते हैं पास होते होते, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो 6 साल जिसके लगे हैं उसके पास क्वालिटी नहीं था। क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि वो जो 6 साल जिसका लगा है वो तो एक अपने लक्ष्य के लिए लड़ ही रहा था, साथ साथ एट द सेम टाइम अपनी गरीबी से भी लड़ रहा था, एट द सेम टाइम अपने बेसिक नीड्स के लिए भी लड़ रहा था।
उसको अगर मैगजीन खरीदना होगा तो वो पैसा का जुगाड़ के लिए भी लड़ रहा होगा अपने आप से। वो जिस घर में रह रहा होगा सस्ता रूम खोज के रह रहा होगा, है ना, जिस रूम में हो सकता है कि बिजली कट जाती होगी रात में, पढ़ने में दिक्कत होता होगा, गर्मी होती होगी। लेकिन एक अमीर बाप का बेटा, उसको ना तो मैगजीन खरीदने के लिए सोचना होता होगा, ना बुक खरीदने के लिए सोचना होता। दिल्ली में बढ़िया से जाकर के कनाट प्लेस के अंदर में या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर के बढ़िया प्लेस में जाकर के बढ़िया सा फ्लैट लेके पढ़ रहा होगा। तो स्थितियां मैटर करती हैं, परिस्थितियां मैटर करती हैं। अगर ठीक तरीके से निष्पक्षता से अगर आप देखें तो परिस्थितियां मैटर करती। एक जिसको एकदम स्मूथ कोई डिस्टरबेंस न मिलता हो, और एक जो डिस्टरबेंस के साथ आगे बढ़े। इसलिए आप देखते हैं कि जब कोई आम घर का लड़का बड़ा लक्ष्य हासिल करता है तो उसका बड़ा न्यूज बनता है ना। लेकिन वही कोई बड़े बाप का बेटा कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करता है तो उसका कोई बड़ा न्यूज नहीं बनता है, क्योंकि उनके लिए रास्ता आसान है, लेकिन वो आम आदमी के लिए क्या है, रास्ता मुश्किल है। तो 14 से 20 से 24 के बीच का जो दायरा है, इसमें 3 साल का चुनौती भी है। इस बात को मूल्यांकन करते वक्त किसी को नहीं भूलना चाहिए। 3 साल की चुनौती, जब सबके डोर बंद थे, सबके घर बंद थे, इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शन खत्म था, और जीडीपी -23 था, -23। तो -23 से इसको 7 पर फिर से लेके आना अभी बहुत कम टाइम में, तो इसका क्रेडिट भी इनको देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन साथ साथ इस क्रेडिट को देने का मतलब ये नहीं हुआ कि इनसे महंगाई पर सवाल नहीं पूछा जाएगा, इनसे बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी पे तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा कि भाई आप क्या करेंगे। क्योंकि ये ठीक है कि आप बैक कर गए, लेकिन जवाब तो इस बात का भी देना होगा कि लोगों ने जो कोरोना में जो पैसे दिए उस पैसा का क्या हुआ, ये जवाब भी देना पड़ेगा ना। कि अब बताइए कि जो हमने पैसे दिए उस पैसे को कहाँ रखा गया, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि उसको तो आप आरटी के माध्यम से भी नहीं जान सकते हैं, है ना। सूचना के अधिकार के तहत भी लोगों ने पूछने का ट्राई किया, तो सरकार ने कह दिया कि इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते। अच्छा खासा पैसा सरकार को दिया गया था। तो अगर सरकार कहती है कि हमने पैसा खर्चा कर दिया फ्री अनाज देने में, तो वो पैसा अपने हमारा ही पैसा दिया। फिर जब उस पैसे का डाटा आप नहीं बता पा रहे हैं कि वो पैसा का क्या हुआ, तो आपने हमारा ही पैसा हमें वापस किया अनाज के तौर पर। वो कोई इसके अलावे जितने जो गवर्नमेंट वर्कर्स थे उनका पैसे भी कटे, उनको जो मिलने वाले अनाउंसेस थे वो भी कटे। तो वो सब पैसा कटा तो वो सब कहाँ गया, वो सब पैसा भी तो अच्छा खासा इनकम हुआ होगा सरकार को। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर लॉजिकली सरकार को घेरा जा सकता है, मतलब लॉजिकली उनसे सवाल पूछा सकता है, और इन सवालों पर उनका फंसना निश्चित है। लेकिन विपक्ष से शिकायत हमारी व्यक्तिगत तौर पे ही रहती है कि यार तुमको सवाल ही पूछने नहीं आ रहा है, कि तुम सवाल क्या पूछ रहे हो। तुम सवाल उठा दोगे राष्ट्रवाद का, तुम सवाल उठाओगे राम मंदिर का, ऐसा ऐसा सवाल उठा दोगे कि तुम्हारा ही हारना निश्चित है। वो तुमको, हाँ, वो सवाल तुमको उठाना ही नहीं चाहिए, है ना। राम मंदिर पे तो किसी को सवाल उठाना ही नहीं चाहिए था विपक्ष को, ये लोग अपने उठा करके अपने फंस गया, है ना। बोलो इसमें तो आपको अगर इनविटेशन आया आप धूमधाम से जाते, धूमधाम से पूजा पाठ करते, धूमधाम से आ जाते, क्योंकि वो क्या मोदी जी का पेटेंट है। आपने खुद ही पेटेंट बना दिया, विरोध करके आपने खुद ही पेटेंट बना दिया। आपको समझ ही नहीं है कि किस बात का विरोध करना है और किस बात का विरोध नहीं करना है। आप जाते वहां पूजा पाठ करते, आप पूजा पाठ करके तुरंत बाहर निकलते, तुरंत महंगाई का मुद्दा उठा देते, तुरंत आप महंगाई का मुद्दा उठा देना। आप देखिए 2014 से पहले, 2014 से पहले क्या होता था जी, ये लोग जो बीजेपी वाले हैं, ये लोग जब प्याज का भाव बढ़ता था ना, तब प्याज का माला पहन के संसद में चल जाता था सब, है ना, है ना। तो ये लोग पूरा हड़कंप मचाता था, है ना। हाँ, गैस को लेकर के पूरा ये करता था। तो वही सब ना ड्रामा करना है जी, वही सब दिखाइए आप जनता को, ये सब मुद्दा उठाइए, है ना। कहां नहीं होगा तो सोशल मीडिया है ना। अगर आपको नहीं है, आज के डेट में यही है कि आज के डेट में आपके पास विकल्प का कमी नहीं है। अगर आपको जो मुख्य धारा की मीडिया अगर ये नहीं दिखा रही है, आपके पास सोशल मीडिया है, ये दिखाने के साधन है, या आप स्वयं अपना वीडियोस बना करके, आपके खुद के फॉलोअर्स इतने हैं कि आप डाल सकते हैं। हाँ? कौन डिलीट कर देता है? हम्म 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 कौन हटा देगा?
नहीं नहीं नहीं। हाँ। हम्म। चलिए। नहीं, 100% ऐसा नहीं हो रहा है ना। लेकिन सब लोग को इसके लिए, जो अगर ऐसा कुछ भी है तो जो और अन्य लोग हैं उनको भी इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा, खास करके विपक्ष के लोगों को, कि वो उस मुद्दे पर ले करके आए, है ना। आपका काम ही नहीं भटकना। अगर कोई भटकाना चाह रहा है तो आपका काम नहीं कि आप भटक जाए, है ना। आपका काम है आप उसको खींच के ले आए। अगर आप उनको पता है कि वो कोई अपना मंत्र छोड़ देते हैं, उस मंत्र पे पूरा विपक्ष घूमने लगता है। उनको पता है कि कैसे घुमाना है। जैसे जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो बोर्ड एक बताता है कि एक तरीका अपनाइए। आप जब सामने से कोई सवाल पूछता है तो जवाब देते वक्त आप प्रयास करिए कि आप उसको उस धारा में लेकर के जाए जो धारा आपका स्ट्रांग है ना। जैसे आप जवाब देते थे, आप बता दे कि मेरा जो है ना, मुझे पसंद है कि मैं आईपीएस ऑफिसर्स बनूं, ठीक है। अब बोर्ड को आपने बता दिया कि आईपीएस बनूं। अब आपका स्ट्रेंथ क्या है कि आपने पूरा पुलिस विभाग की तैयारी की हुई है। अभी तक पुलिस विभाग के कितने सारे कमिटीज बनी है, क्या रिकमेंडेशंस है, सीआरपीसी आईपीसी आपको पता है। तो आपने बात वहां की छेड़ दी धीरे से, बात बात में आपने बस छेड़ दिया कि ये एक बात है। अब बोर्ड ने आपसे वहां से सवाल शुरू करना कर दिया। अब क्या होगा, आधे घंटे का मैटर चलना है। अब आधे घंटे में अगर 15-20 मिनट आपके स्ट्रेंथ पॉइंट पे डिस्कशन हो गया आपका मैटर खत्म। तो वहां पे उनको पता है कि हमको आपको कहां लेके जाना है। वो अपने जब भी प्रधानमंत्री का देखिएगा, अरे कुछ तो क्वालिटी होगा। आप पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत ये समझिए, एज स्टूडेंट समझिए कि कोई तो क्वालिटी होगी उस आदमी की, कि इतना बुराई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आदमी जब से है तब से मुख्यमंत्री, आज जब से तब से प्रधानमंत्री। तो कुछ तो उसको घुमाने आता होगा ना, ये तो उसकी क्वालिटी है। आप कह रहे हैं कि घुमा देता है, तो आप घूम जाते हैं, ये आपकी दिक्कत है कि आप समझते नहीं है। उसको पता है कि हर स्पीच में कौन सा एक बात बोल देना है। अब उसने एक बात बोल दी अपनी, अब पूरा विपक्ष उस बात को उठा लिया। अब तो वही चाहते हैं कि आप उठा लो। आप देखिए कॉन्फिडेंस का गेम क्या चल रहा है। इस आदमी ने, मतलब क्या, किसने एडवाइस दिया या स्वयं का इनका अपना एडवाइस है कि शुरू से ये आदमी कह रहा है 400 पार। भैया सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। आप देखिए ये कह रहे 400 पार, अभी विपक्ष कह रहा है कि 400 पार नहीं जाने देंगे। ये विपक्ष का मतवे खराब ना है जी, उसको तो केवल 272 ना चाहिए। तो डिस्कशन का मुद्दा 272 नहीं है, डिस्कशन का मुद्दा 400 पार है। आज 272 आ जाएगा, सरकार बन जाएगी। 280 ना आ जाए, प्रधानमंत्री वही रहेंगे। अब दिख क्या है, मतलब कि उन्होंने एक बात तो समझा दिया देश को कि जीत हम ही रहे हैं, लेकिन इस बार हमको पहले से मतलब ज्यादा सीट चाहिए। यह होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की। देश की जनता के दिमाग में एक बार डाल दी कि हम इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं कर रही है, हमारा श्योर है, सरकार हमारी बन रही है, ये हम कंफर्म है, हमको चाहिए 400 पार। अब विपक्ष कह रहा है कि 400 पार तुमको होने नहीं देंगे। मतलब कि इनडायरेक्टली विपक्ष ने भी स्वीकार कर लिया कि 272 से ज्यादा तो आ ही रहा है आपका। समझ रहे हैं ये क्या साइकोलॉजी चल रही है। उस आदमी को पता है कि कहां पर जाकर आपको हमको छोड़ना है और कहां से मुद्दा उठा करके आप ले गए। और ये कहते ना कि पढ़ा लिखा होना अलग बात है और शासन करना अलग बात है। पढ़ा लिखा आदमी शासक अच्छा हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम पढ़ा लिखा आदमी ठीक तरीके से अगर चीजों को देखना और समझना जानता हो, वही आदमी शासक बनता है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो 3 शासकों को पढ़ेंगे, इसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट इंटेलेक्चुअल रूलर। जनता को उनसे खूब शिकायतें थी, लेकिन जनता ने कभी भी उसका तख्ता पलट नहीं किया। प्रसा का फ्रेडरिक महान, फ्रेडरिक जो था वो बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट रूलर था, बहुत एब्सोल्यूट, है ना, लेकिन कभी भी जनता ने उसका तख्ता पलट नहीं किया। फ्रांस का लुई 14, उससे ज्यादा एब्सोल्यूट कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन क्रांति कब हुई? 1789 में, लुई 16 के टाइम में। जबकि क्रांति होनी कब चाहिए थी? लुई 14 के टाइम में होनी चाहिए थी। लेकिन लुई 14 के टाइम में किसी ने कोई विरोध किया ही नहीं। सबको पता था कि सबसे खराब शासन अगर कोई दे रहा है तो लुई 14 दे रहा है। एब्सोल्यूट शासक था वो। यहां तक कहता था कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं, राज्य की सारी शक्तियां मेरे अंदर निहित है,
मैं जो कहता हूं वही कानून है, मेरे बाद कुछ भी नहीं है, ये कहता था लुई 14। लेकिन क्रांति हुई लुई 16 के टाइम में, जो कि लिबरल आदमी था, ठीक ठाक कर देना चाहता, सिस्टम को ठीक करना चाहता था, है ना। कैथरीन महान, एब्सोल्यूट रूलर, वर्ल्ड हिस्ट्री की एकमात्र लेडी रूलर जो एकदम मतलब सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट थी, लेकिन कभी भी उसकी जनता ने उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं किया, कोई रिबेल नहीं किया। रीजन तो समझते हैं कि एब्सोल्यूट होने के बाद भी वो आदमी इंटेलेक्चुअल था, है ना, मतलब प्रबुद्ध था। प्रबुद्धता का मतलब होता है कि वो किस तरीके से आपको अपने विश्वास में ले लेगा, किस तरीके से चीजों को वो डाइल्यूट करेगा कि आपको भले सतही तौर पर लगेगा कि गड़बड़ है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे सारी शिकायतों के बाद लोगों से पूछिए कि क्या स्थिति है, तो बोले कि देखिए शिकायत तो पूरा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे पास कोई मजबूत चेहरा इनके अलावा दिख ही नहीं रहा है। लोग एक बात ये भी कह रहे हैं, और एंड ऑफ द टाइम ये इलेक्शन तो प्राइम मिनिस्टर बनाने का ही है, कि जिसके हिस्से में 272 प्लस जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो अब पार्लर कौन है, तो पार्लर कोई खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। बहुत से लोग ऐसे स्टेट के अंदर में हैं, 3-4 लोगों को आप देखेंगे जो विकल्पहीनता की स्थिति में भी पॉपुलर बने हुए हैं, है ना। वो चाहे आप देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देख लीजिए कि कोई पार्लर में दिख ही नहीं रहा है स्ट्रांग लीडर, इसलिए ये बने हुए हैं। बिहार में आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख लीजिए, आप बहुत शिकायत बतिया लीजिए इनका, आप कहिए पलटू राम है, आप जो राम है सो राम है, लेकिन आज भी वो आदमी उधर से उठ करके इधर आ जाए तो इधर वाले कंधा लगा देंगे आज के आज, और फिर से सीएम बन जाएंगे। तो मतलब समझ रहे हैं, विकल्प नहीं है ना, आपके पास विकल्प ही नहीं दिख रहा है कि हम दूसरा किसको लेके आए, है ना, तो विकल्प नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश के अंदर में पॉलिटिक्स में जो विकल्पहीनता की स्थिति में शासक बन के बैठे हुए हैं, मजबूत विकल्प उनके सामने कोई आ नहीं पा रहे हैं, उनके पार्लर। तो एंड ऑफ द टाइम पब्लिक को भी क्या लगता है कि जो है यही ठीक है, और ये सारी चीजें को हम लोग एक्सेप्ट करते हुए उनको चलो भाई ये कर देते हैं, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कमियां और खामियां तो हैं ही, है ना, कि कुछ ना कुछ जिनको भी अब आप पावर देंगे उनके साथ कुछ ना कुछ कमियां और कुछ ना कुछ खामियां आएंगी। अब चूंकि हमारा टॉपिक है ये प्रेस, और हम ये लोग ये सारा बात इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि प्रेस के माध्यम से न्यूज हमें मिल रहा है। अगर ये प्रेस ना हो, अगर ये मीडिया ना हो, है ना, भली हो या बुरी हो जो हो, अगर ये ना हो तो हमारे पास डिस्कशन का कोई पॉइंट नहीं रह जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि देश के अलग कॉर्नर में क्या चल रहा है ना। तो जिस प्रकार से अभी सेंसरिंग मीडिया की हो जाती है कभी कभी, तो वैसे उस समय की जो मीडिया थी उसने अंग्रेजों के खिलाफ बातें दिखानी शुरू कर दी, देश की जनता को दिखाना शुरू किया कि देखिए अंग्रेज आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में देश की जनता ने क्या किया, तो इसको स्वीकार किया इस बातों को, और अलग अलग कॉर्नर में विरोध होने लगा। तब आप अंग्रेजों को देखेंगे कि इन्होंने भी टाइम टू टाइम प्रेस को प्रतिबंध करने के लिए कानून भी लाया, है ना। तो इसमें साथ साथ हम देखेंगे कि प्रेस का विकास कैसे हुआ, और साथ ही प्रेस पर प्रतिबंध भी कैसे लगा था, और किस प्रकार से किसने प्रेस को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो लिखेंगे थोड़ा सा कि आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का विकास आधुनिक भारत में समाचार पत्रों का विकास 16वीं सदी के मध्य से प्रारंभ हुआ। 16वीं सदी के मध्य से, तो 16वीं सदी का मध्य का मतलब क्या हो जाएगा जी, 1550, 1650 का है? यहाँ पर कहोगे कि मीडिया खराब कर दी दिमाग, हाँ? कितना का ऐसे ही अलर बलर बोल देता है सब, बाद में कहते पार्टी का प्रवक्ता रख ले, शाम को आके पार्टी का प्रवक्ता कहता है कि भाई, है ना, है संबित पात्र, है एडिट कर दे। संबित पात्र तो अब चुनाव लड़ रहा है बेचारा, वो अभी नहीं कर रहा है ना, हाँ, लेकिन उससे बहुत बड़ा अभी जो है सुधांशु त्रिवेदी, है ना,
तो सुधांशु वो आदमी के पास नॉलेज है जी, नॉलेज है उसके पास। वो आदमी किस चीज का तैयारी किया समझे नहीं आता है। माने वो आदमी हर विषय का इतना उसके पास नॉलेज है, सामने वाला प्रवक्ता तो थर थर कांपता है उसको देख करके, ऊपर से भले कुछ भी बोल दे, उसके उस आदमी के सामने एक बात बोल दीजिए, उसका 100 को रेफरेंस देने के लिए तैयार है वो। 100 तरह का बुक पढ़े हुए है, 100 तरह के राइटर्स को पढ़े हुए है ना। ना उसकी इंग्लिश कमजोर है, ना उसकी हिंदी कमजोर है, ना उसका संस्कृत कमजोर है, उस सारे विषयों का पारंगत आदमी। मतलब सरस्वती का कृपा हो तो इस प्रकार से हो किसी पे, है ना। उस कोई है ही नहीं कि लॉजिकली उसके बात को काट दे कोई, वो इतना आदमी पढ़ा लिखा। मतलब ये होता है विद्वता का मतलब। और सबसे बड़ी बात कि सारा बात याद होना, है ना। ये नहीं कि किताब खोलना है कि किताब में देख लेते ना। हाँ, किसके पास? कन्हैया, कन्हैया के पास कोई गड़बड़ है कि वो थेथोलॉजी ज्यादा करता है, तो थेथोलॉजी के पास कोई लॉजी नहीं चलता है ना। हाँ हाँ, अब उसका उसका एकदम, उसके पार्लर अगर कोई आया है अभी इनके यहाँ, तो ये मरीज का सब, ये दोनों पेटका पटकी कर लेगा सामने। हाँ हाँ, चलिए आइए। तो 1550 के मध्य में, है ना। हाँ हाँ, 1550 के मध्य में, मतलब कि 16वीं सदी का मध्य का मतलब क्या हुआ? 1550, ठीक है। यानी कि जब पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई, पुर्तगालियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई, गोवा के पुर्तगाली पादरियों ने, गोवा के पुर्तगाली पादरियों ने धर्म प्रचार के उद्देश्य से, गोवा के पुर्तगाली पादरियों ने धर्म प्रचार के उद्देश्य से 1557 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में पहली पुस्तक छापी थी, पहली पुस्तक छापी थी। ठीक है, तो यही माना जाता है कि इसके समय से क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका विकास होना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लेटर, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रेस का व्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ। प्रेस का व्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ, जिसके तहत 1776 ईस्वी में, जिसके तहत 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। विलियम बोल्टस द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। ठीक है, तो इस समय से माना जाने लगा कि प्रेस का व्यवस्थित विकास प्रारंभ हुआ है, सिस्टमैटिकली डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। लेकिन पहला सिस्टमैटिक पेपर जहां से आपको क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है मुख्य तौर पे, वो हुआ 1880 में। लिखेंगे 1780 में, लिखेंगे कि 1780 में
जेम्स ऑगस्टस हिक्की 1780 में, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट नाम से, द बंगाल गजट नाम से, द बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। द बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, तो अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, जिसको किसने निकाला था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था। नेक्स्ट, 1826 में, 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में भारतीय व्यक्ति, 1826 ईस्वी में भारतीय व्यक्ति गंगाधर भट्टाचार्य, भारतीय व्यक्ति गंगाधर भट्टाचार्य ने, गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट नाम से ही, बंगाल गजट, बंगाल गजट नाम से ही हिंदी का पहला समाचार पत्र निकाला। ठीक है, एक मिनट, क्या लिखे हैं? नहीं, पहला भारतीय व्यक्ति जिसने अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाला। हाँ, हिंदी काट दीजिए। ठीक है, हाँ, पहला भारतीय व्यक्ति मतलब पहला हिंदुस्तान का आदमी था जिसने क्या किया? अंग्रेजी में समाचार पत्र निकाला। ठीक है, गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी का समाचार पत्र निकाला। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये भी अंग्रेजी का समाचार पत्र, लेकिन ये अंग्रेजी निकाला है। ठीक है, द बंगाल गजट अंग्रेजी का समाचार पत्र है, इसको निकाला है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और बंगाल बजट ये भी अंग्रेजी का समाचार पत्र है, लेकिन इसको भारतीय व्यक्ति ने निकाला है। तो किस भारतीय व्यक्ति ने अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र निकाला था? गंगाधर भट्टाचार्य ने। ठीक है, उसका नाम था बंगाल गजट। और पहला जो अंग्रेजी का समाचार पत्र था वो द बंगाल गजट। ठीक है, जो जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो कि अंग्रेजी था, इसने निकाला था। लेकिन पहला भारतीय व्यक्ति जिसने अंग्रेजी का समाचार पत्र निकाला, गंगाधर भट्टाचार्य, नाम था बंगाल गजट। ठीक है, और पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंड मारतंड। ठीक है, नोट कर देखेंगे कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मारतंड था, और वो भी 1826 में ही निकला था। इसको किसने निकाला था? जुगल किशोर ने। उदंड मारतंड। ठीक है, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मारतंड था, जो 1826 में जुगल किशोर ने ही निकाला था। ठीक है, जुगल किशोर ने निकाला था। क्लियर है? ओके, चलिए नोट करके लिखेंगे एक लाइन कि क्रिस्टोफर दास को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। क्रिस्टोफर दास को क्रिस्टोफर दास
इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, प्रिंस। क्रिस्टोफर दास को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नोट लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को राजा राम मोहन राय को राष्ट्रवादी प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। राष्ट्रवादी प्रेस, नेशनलिस्ट प्रेस, राष्ट्रवादी प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रवादी प्रेस की स्थापना का श्रेय दिया जाता है ना। जब राजा राम मोहन राय, मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे 3 महत्वपूर्ण इनकी पत्रिका के बारे में बताया था। कौन कौन से था? देख ली? ना उन्होंने जो देख रही थी उसको पूछ रहे हैं। हुआ कंप्लीट, मिल लो। देखने को आप भी देख ही सकते हैं, आप में लिखा होगा, उधर देखने का जरूरत है? हाँ, ब्राह्मणिकल मैगजीन। हम्म तो ये सब 3-4 दिन पहले के लिखवाल बात ना है। और रोज कहते हैं कि जो आज पढ़ ली उसको आज ही रिवीजन कर याद करे, काम खत्म कर दीजिए, है ना। तो सीरियसनेस खाली यहाँ क्लास में देखवाला से ना हो। तो बात समझ में आ रहा है ना? 2 घंटा का सीरियसनेस तो कोई और दिखा देगा, 1.5 घंटा का सीरियसनेस, कम से कम 10 घंटा का सीरियसनेस रोज चाहिए। 2-3 घंटा क्लास में और 7-8 घंटा घर पर, तब मिला करके टोटल हो जाएगा 10 घंटा, मैटर हो जाएगा, है ना। ये काम नहीं है खाली कि यहाँ आना है लिख के लेके जाना है, और नोट्स बड़ा करना है, कॉपी या इंक यूज करना है ना। जितना, क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा ना। अब एग्जाम से पहले आप सब विषय को याद करना कितना मुश्किल हो जाएगा जी। अभी तो है ना कि कम से कम चलो 2 विषय आप पढ़ रहे हैं, तो 2 विषय कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे। फिर आगे आप कंप्लीट करिएगा, फिर आगे इसको भी फिर रिवीजन करना पड़ेगा। अभी जो रिवीजन करके आप याद कर लीजिएगा वो परमानेंट याद नहीं रहेगा, फिर आगे जाके आपको उसको रिवीजन करना पड़ेगा, फिर आपको ही करना पड़ेगा। तो अभी जितना रिवीजन करते करिएगा उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, है ना। इगर सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, अब तो पढ़ लिए, क्लास कर लिए, याद हो चाहे नहीं हो कोई बात नहीं, है ना। तो दिक्कत होगा। ये से देखिए, बहुत आसान है। हम लोग सरकार को बैठ करके कहते, सरकार को कोसते, सरकार ही नहीं कर रही, वो नहीं कर रही है। हम लोग को व्यक्तिगत तौर पे काम मिलता है, वो काम नहीं हो पाता है। तो सरकार को तो पूरा राज्य का काम देखना है, समझ रहे हैं ना। उसको पूरा देश संभालना है, पूरा देश, जिसको देश की जिम्मेवारी है। हम यहाँ व्यक्तिगत तौर पे जिम्मेवारी का निर्वहन कर पाने में असक्षम हो रहे हैं। व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे दूसरा किसी का कोई फायदा होने को नहीं है, हमारा फायदा है, लेकिन हम वही काम ठीक तरीके से ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हर जगह पे थोड़ी सी दिक्कत और समस्या जो है सो है। तो प्रयास करना है कि अपना काम भी कम से कम, तो नहीं हो रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना मैनेज करना, है ना। एनसीईआरटी में चल रहा है, एनसीईआरटी पर तो एनसीईआरटी याद हो गया है, फिर कहाँ जा रहा है? प्रोडक्टिविटी, आप कितना पढ़ रहे हैं इससे कोई मैटर नहीं करता है। उत्पादकता क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है ना। आपने अगर 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा पढ़ा तो उसमें से प्रोडक्ट क्या निकल के आया, कितनी चीजें आपने कंप्लीट कर ली और कितनी चीजें आपके मेमोरी में सेव हो गई, अब उसको दोबारा करने का आवश्यकता नहीं। ये होती है प्रोडक्टिविटी, कि आप उत्पादकता की जांच करते रहें कि अगर आप 8 घंटा, 10 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें से कितना आपने सॉलिड पढ़ाई कर लिया, कि मतलब अब उसको फिर दोबारा करने का जरूरत नहीं है, वो आपको याद हो गया, है ना।
तो ये आपको चेक एंड बैलेंस, जांच परख खुद के स्तर पे करते रहना होगा। करते रहिएगा तभी बेनिफिट होगा। नहीं करिएगा, चेक एंड बैलेंस जांच नहीं करिएगा, तो अब देख ही रहे हैं सीटों कम हो रहा है ना। पहले सीट कितना कितना आता था, है ना, 1-1 लाख सीट आता था, 90-90 हजार सीट आता था, है ना। अब देख लीजिए कि सीट क्या हाल का हो रहा है। तो फिर अब ये सीट धीरे धीरे कम ही होता चला जाएगा। तो जितना सीट कम उतना ज्यादा फाइट, है ना। तो उतना ज्यादा अब चांस किसका होगा सिलेक्शन होने का, कि जो जितना ज्यादा मेहनत किया होगा, जितना ज्यादा मतलब चीजों को याद करेगा, वही एंड ऑफ द टाइम सिलेक्ट होंगे, है ना। इसलिए प्रयास करिए कि जो जो चीज जब पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन याद कर लीजिए। चाहे उसके लिए अगर आपको सोने में से टाइम काटना पड़े, चाहे जहां से भी टाइम काटना पड़े, क्योंकि आपके लिए सबसे अच्छा बात यह है कि आपको तो मोटिवेशन सामने दिखना चाहिए कि 3 महीना का गेम है आपका। सारा चीज भूल भुला करके हम 3 महीना अपना काम कर देंगे तो चौथा महीना में सरकारी नौकरी मेरे पास है ना। तो इतना आपके पास कुछ भी ये नहीं है। तो आपको ये करना पड़ेगा ना। हाँ, तो जो 1 महीना कर रहे हैं उनको तो और सीरियस दिखाना पड़ेगा, है ना। जब कह रहा ना कि 1 महीना है सर, तो 1 महीना है तो कहाँ है? नहीं हो पा रहा है। करिएगा तो सब होगा। क्यों 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ जाइए, हैं? मत सोइए, मत सोइए। अगर 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 ये भी लगता है कि सोने की वजह से नहीं हो रहा तो मत सोइए, क्या दिक्कत है। अरे सुनाने के लिए कुछ कहानी तो होनी चाहिए ना अपने पास। सिलेक्ट होइएगा तो आने वाले जनरेशन को क्या बताइएगा कि सूत करके तैयारी करते तो हो गया था मेरा। बताना पड़ेगा ना कि 4-5 दिन नहीं भी सोए थे, है ना। आदत का बात है, क्योंकि आपने, बॉडी एक ऐसा चीज है कि आप इसको जैसा आदत लगा दीजिएगा वैसा आदत इसको लग जाएगा। आदत का चीज है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको देखिएगा आप, क्यों रात की ड्यूटी करते हैं, उनकी नाइट शिफ्ट लगती है। रात तो सोने के लिए बना हुआ है, तो रात नाइट शिफ्ट कर क्या दिन में सो लेते हैं। तो बॉडी उनका एडजस्ट हो गया कि उनको रात में जगना है, दिन में उनको सोना है। आपको रात में कोई काम नहीं, आपको दिन में काम है, तो आप दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं। तो बॉडी को तो शिफ्ट करना है ना उसके हिसाब से। आपको पता है कि अभी आपके जीवन में युद्ध चल रहा है, तो जिसके जीवन में युद्ध चल रहा होता है वो सोने के बारे में नहीं सोचता है। और इससे बड़ा युद्ध क्या होगा। तो जब युद्ध ही चल रहा है, तो युद्ध में तो का एक ही नियम होता है, जीतना। कि युद्ध में हमको जीतना है। अब जीतने के लिए हमको चाहे जो करना पड़े। अभी अब देख रहे हैं नेता सबको, हम लोग चाहे कितना भी क्रिटिसाइज कर दे नेता सबको, लेकिन जीतने के लिए क्या नहीं कर रहा है जी। इतना धूप में आप देखिए, सब उड़ता है आकाश में, कहीं यहाँ रैली, फिर यहाँ रैली, फिर यहाँ रैली। ठीक है कि 4 साल ही नहीं जाएगा जनता के बीच में, लेकिन ये जो 3-4 महीना 5 महीना जो ये सब मेहनत कर रहा है, हम लोग से नहीं होगा। पूरा एकदम भीड़ में जाना, ई करना, मिलना। क्यों? क्योंकि इसको भी दिख रहा है कि अगर जीत गए तो 5 साल फर्स्ट क्लास के दिल्ली में रहेंगे, 5 साल फ्री में 1 रुपया खर्चा नहीं लगेगा, फ्री का गाड़ी, फ्री का सोफा, फ्री का घर, फ्री का पैसा, सब कुछ फ्री फ्री। मोटिवेशन है। इस मोटिवेशन के लिए देखिए, चिलचिलाती धूप में आप हम लोग यहाँ मतलब एसी में बैठे रहते हैं, आज जिसको हमेशा एसी का आदत है उस समय से कोई एसी में नहीं दिखेगा, खुला मंच पर खड़ा होकर सब भाषण दे रहा है। उसका अपना मेहनत है ना। उसमें से जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, जो ज्यादा जनता को इन्फ्लुएंस करेगा, वो जीत जाएगा। तो कहने का मतलब कोई भी आदमी जो जितना बड़ा पद पर बैठा है, नीचे से बैठ करके उसको क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो जितना कर्म किया है ना। अभी प्रधानमंत्री को आप जो भी कह लीजिए, तो ये दिखाता है ना जी कि वोट लेना तो क्या करता है, 11 दिन हम फास्टिंग पर हैं। अब लोग ऐसे ही भावना से लोग जुड़ जाएगा। यहाँ 2 दिन फास्टिंग रहने पे हालत खराब हो जाता है। वो पूरा सारा तीर्थ घूम रहा है, देश को दिखा रहा है कि देखो हम खाली पर घूम रहे हैं, है ना। जा करके हम जनता के बीच में मिल रहे हैं, जा करके हम कहाँ कुआं का पानी, कहाँ का पानी, कहाँ का पानी सुना रहे हैं। ये क्या है? ये सब आपको समझाने का मैटर है कि हम देखिए क्या कर, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उतना बड़ा पद पर अगर बैठे रहना है तो उतना बड़ा स्ट्रगल, तो जिसको जितना बड़ा पद पर जाना है उसके जीवन में उतना बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और हम लोग को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस देश में इतना जनसंख्या है कि आप नहीं करिएगा तो आपके बदले में कोई और कर रहा है। जगह खाली नहीं रहेगा। आप अगर अपनी क्वालिटी सिद्ध नहीं करिएगा तो आपके बदले में दूसरा आदमी आपका जगह लेकर के चल जाएगा, ये निश्चित है। ऐसे में आपको अपने अगल बगल वाला से बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसका एक ही तरीका है कि आप उसको याद कर ले ना, कोई भी चीज को याद कर ले और ठीक तरीके से मैनेज करिएगा तो याद हो ही जाएगा।
कैसे नहीं होता हमको ही नहीं समझ में आता है कि कैसे आप लोग कहते हैं कि पढ़ते भी हैं 10-12 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, जब कह रहे हैं कि 4 घंटा सो रहे हैं, इसका मतलब कि आप 20 घंटा पढ़ रहे हैं, है ना? तो 20 घंटा में कोची कर रहे हैं भाई, कि प्रोडक्टिविटी का नहीं निकल के आ रहा है, उत्पादकता दिखनी चाहिए ना। अगर आप 20 घंटा पढ़ रहे हैं तो 20 घंटा पढ़ने का मतलब समझते हैं? 20 घंटा पढ़ने का मतलब कि सब कुछ याद कर लेगा, और नहीं तो फिर वही वाली पढ़ाई हो रही है ना? जो मैंने बताया था कि 3 दोस्त थे, रात में नाव पर बैठ गए, बोले कि हम लोग गंगा क्रॉस कर जाते हैं। अब बैठ गया, रात भर नाव खेया तीनों दोस्त, बीच में थक भी गया, तो थक करके तीनों खाना खाया मध्य रात्रि में, कि अब क्या, अब तो रात भर खे दिए, अब तो पहुंच ही जाएंगे। सुबह उठा सब, सुबह उठा तो देख रहा है कि नाव जहां से चली थी वहां से टस से मस नहीं हुई थी, जबकि मेहनत में कोई कमी नहीं, मेहनत भरपूर हुआ था, बांह चढ़ गया था तीनों के नाव खेते खेते रात भर, लेकिन नाव जो थी टस से मस नहीं हुई। अब मेहनत में कोई कमी नहीं, मेहनत खूब किया। अब चेक किया सबकी दिक्कत क्या है, तो नाव जिस खूटा से बधी थी वहां से खुली ही नहीं थी। हम खेने तो बैठ गए नाव को, नौवा जहां से बदल होगा खोलना भूल गए। अब खोलना भूल गए, बस खेते रह गए रात रात भर और हिलवे नहीं की। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कर रहे हैं मेहनत, तो हमको प्रॉपर तौर पे ये लगातार चेक करने का आवश्यकता है कि हम जो कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिविटी हमको कितना आ रहा है, उत्पादकता कितना आ रहा है ना? और चेक एंड बैलेंस करके चलिएगा तो आराम से कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और चेक एंड बैलेंस नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत होना स्वाभाविक है ना? लगातार टेस्ट अपने स्तर पे दीजिए, अपने स्तर पे कोई भी, अगर 1-2 आदमी का ग्रुप बनाइए, 2 आदमी का, 2 से ज्यादा नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रयास करें कि लड़के अपने सेपरेट ग्रुप बनाए, लड़की अपना सेपरेट ग्रुप बनाए। लड़का लड़की का ग्रुप पढ़ने के लिए नहीं होता है जी, ध्यान रखिएगा। टू वेरी ट्रूथ, वेरी ट्रूथ कहने में, मतलब कोई लोग हिचकता है, हम हिचकते नहीं, सब बतिया बोले एकदम टू बी वेरी ट्रूथ। 1-2 दिन पढ़ाई होगा, तीसरा दिन से दूसरे बात होगा, खाना खाए कि नहीं आप टाइम पर, अरे पगला पहले एग्जाम निकाल लो फिर बात होगा खाना खाने वाला बात, वो तो जीवन भर करना है। तो आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई हमको खाली पढ़ाई से हल करके अलग कोई मुद्दा पर बात ही नहीं करना है। अलग कोई मुद्दा पर बात किया, नंबर ब्लॉक उसका, बात करेंगे एग्जाम के बाद, है ना? क्योंकि फिलहाल हमको एग्जाम निकालना है, तो वो बात होना चाहिए। तो आप जो टॉपिक पढ़े अपना दोस्त को बोलिए कि हम सब सवाल पूछो इससे, तो हम 5 घंटा पढ़े इस टॉपिक को, अब 5 घंटा जब पढ़ लिए हैं तो हमसे सवाल पूछो। देखो तो इसमें हम कोई को सही बताते हैं, तो 5 घंटा पढ़ लिए तो कम से कम 25 को सही बताएंगे ना, हो सकता है 10-12 को गलती भी बताएंगे, तो गलती बताएंगे तो हमको सही बताएगा। इस प्रोसेस में भी आदमी को याद हो जाता है। लेकिन हम अगर केवल बस ऐसे ही रीडिंग लगाते चले गए, खुद को चेक नहीं किए, तो फिर दिक्कत होना निश्चित है। टॉपिक पढ़िए, आप अलग टॉपिक पढ़िए, अपने फ्रेंड को कहिए कि तुम अलग टॉपिक पढ़ो, दोनों पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एगो टाइम फिक्स करिए कि अब तुम इस टॉपिक से तुम मेरे से सवाल पूछना, हम तुमसे पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, दोनों का 2 टॉपिक तैयार हो जाएगा। एक आपने पढ़ा तो आपका तैयार हो गया, उसने पढ़ा तो उसना, और दूसरा उसका पूछने के चक्कर में आपका रेडी हो गया, आपका पूछने के चक्कर में उसका रेडी हो गया। 2 टॉपिक 2 आदमी का एक ही टाइम पे तैयार हो गया। तो ये करने से होगा, करिएगा तो होता चला जाएगा, और नहीं करिएगा केवल सोचिए कि बस हम अपने पढ़ते चल जा रहे हैं, होते जा रहा है। तो आप पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन याद हो रहा है कि नहीं, इसका जांच कौन कर रहा है? कोई नहीं कर पा रहा है। आप स्वयं भी सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे हैं। सेल्फ असेसमेंट करिए, और कर करके आप इसको ये करिए। मैं पूछता उछता नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं पूछना अभी शुरू कर दूं तो आपसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट मैं हो जाऊंगा, क्योंकि आप जवाब नहीं देंगे, और जवाब नहीं देंगे तो लगेगा कि क्या बिना मतलब एक कथा लिखा रहे इतना दिन से, कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप चीजों को याद कर ले ना, क्योंकि नहीं याद करिएगा तो ओपन बुक एग्जाम तो नहीं होगा जी, है ना? तो ओपन बुक एग्जाम नहीं होगा तो आपको जितना चीज है उतना सारा चीज आपको अपने दिमाग में, अपने मेमोरी में बसाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, उसको अपना करना पड़ेगा। बना लीजिएगा तो हो जाएगा सिलेक्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 3-4 महीना के अंदर में सरकारी नौकरी हाथ में रहेगी, नहीं तो फिर तो स्ट्रगल लगा ही रहेगा जीवन के अंदर में, है ना? और यही 1-2 साल जो वैकेंसी आ रही है सो आ रही है। जिस दिन बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ अगले साल, उसके बाद फिर टीचर वैकेंसी आप देखिएगा कहीं आएगा, है ना? अभी आ रहा लोकसभा चल रहा है, अगला बार विधानसभा चुनाव है, उससे पहले एक वैकेंसी रहेगी,
उसके बाद फिर देखिएगा कि जब, क्योंकि जो जिनकी भी सरकार आएगी वो 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चित हो जाएंगे तो फिर अपना बनता रहेगा कैलेंडर और आता रहेगा वैकेंसी, है ना, वो चीजें होंगी। इसलिए इधर ही सेलेक्ट हो जाना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, कि इधर ही किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण हमको इधर ही सेलेक्ट हो जाना है, इधर ये Tier 3 Tier 4 के अंदर में, ताकि उधर का ज्यादा इंतजार हमको नहीं करना पड़े। प्रोसीड। अब एक क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे इसी के अंदर में, कि महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिका और उनके संपादक या लेखक। महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिका, उनके संपादक अथवा लेखक, राइटर। ठीक है, चलिए। तो पहला लिखेंगे हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट। हरिश्चंद्र मुखर्जी एवं जीसी घोष, राइटर लिख लेंगे इसके, या संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी और जीसी घोष। अरविंद कुमार का सर ऑनलाइन वालों का कैसे ग्रुप बनाए हम लोग? ग्रुप बनाने का क्या जरूरत है? अगर ग्रुप आपका नहीं है तो घर में छोटा भाई बहन कोई होगा ना, उसका यूज कर लीजिए। कोई दोस्त होगा उसको कह दीजिए कि तुम्हारा साथ नहीं, सुन लो। स्कूल में कैसे हम लोग पढ़ते थे जी? स्कूल में कोई चीज टेस्ट होता तो क्या करते थे? घर ही में कोई सीनियर है तो उसको दे देते थे कि हमने ये याद किया, लेसन मेरा सुन लो। ऐसे मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं है तो ढूंढने का जरूरत थोड़ी है, समाधान आपके सामने होता है, बस आपको ढूंढने का जरूरत होता है कि किससे आपको अपना काम करवा लेना है। कोई भी मिल सकता है। कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो शायद इस फील्ड का ना हो, तो क्या दिक्कत है? आप उसको दे दीजिए, वो पढ़ा लिखा है, आपसे कही कि इसमें से कहीं से कुछ हमसे पूछ लो, हो गया, बात खत्म। जरूरी थोड़ी कि आपका जो ग्रुप हो एकदम आपके साथ ही पढ़ने वाले का हो, या आपका कोई दोस्ते हो एकदम क्लोजिएस्ट, कोई भी हो सकता है। आपका कोई छोटा भाई बहन है घर में, है ना, वो भी काम कर सकता है कि हम देखो ये पढ़ ली, लेकिन हाँ छोटा होगा तो बेइज्जती का डर रहेगा, कहीं ये कहीं पूछा नहीं बता पाए तो बेइज्जती हो जाएगा। ये क्या पढ़ रहा है भैया, हमारे बुझा ही नहीं रहा कुछ, है कि नहीं, दिक्कत हो जाएगा। तो भाई बंधु से थोड़ा सा रहता है, लेकिन कोई किसी को भी आप अपने सुविधा के अनुसार ढूंढ करके उससे अपना काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी और जीसी घोष लिखेंगे कि इस समाचार पत्र में, नोट करके लिख लेंगे कि इस समाचार पत्र में 1859-60 1859-60 में बंगाल में होने वाले नील आंदोलन, बंगाल में होने वाले नील आंदोलन, बंगाल में होने वाले नील आंदोलन का जबरदस्त समर्थन किया गया था। बंगाल में होने वाले नील आंदोलन का जबरदस्त समर्थन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे सोम प्रकाश, समाचार पत्र अगला सोम प्रकाश। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर देंगे। इसमें भी नील आंदोलन का समर्थन किया गया, इसमें भी नील आंदोलन का समर्थन किया गया। ठीक है, अब नोट करके यहां पे एक बात लिख लेंगे कि 1878 में
1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1878 में 1878, 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत यह पत्रिका हमेशा के लिए बंद हो गई। अब देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, तो इस समय कौन हो जाएगा वायसराय? लिटन हो जाएगा। तो लिटन के टाइम पर यह आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अर्थ था देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध। मतलब कि देसी भाषा मतलब कि भारतीय भाषा, कि भारतीय भाषा में जो आने वाली पत्र पत्रिकाएं हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये बंगाली भाषा में थी, भारतीय भाषा है बंगाली, तो उसमें क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हुई थी उस टाइम पर, है ना, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यही था कि देसी भाषा को खत्म कर दो। अब अंग्रेजी में जो आएगा तो अंग्रेजी विदेशी भाषा है, अंग्रेजी भाषा के पत्र पत्रिका को नहीं बैन किया गया था। तो उस समय अंग्रेजी समझने वाले भारतीय कितने परसेंट थे? 1% नहीं था, सब, है ना, माइनस में था। तो अब क्या है कि अंग्रेजों को दिक्कत क्या थी कि ये जो देसी भाषा का पत्र पत्रिका निकलता था, ये सब भारत के लोग पढ़ते थे, तो उसमें लिखा रहता था कि किस प्रकार से अंग्रेज शोषण कर रहा है। तो ये सब पेपर पढ़ करके लोग के मन में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का भाव जाग रहा था। तो वही सब अंग्रेज चाहता था कि ना लोग पढ़ेगा, ना जानकारी होगी, ना विद्रोह करेगा, तो इसलिए इसको बैन कर दो, इसलिए इसको खत्म कर दो, ना। तो उसको बंद कर देने के बारे में संबंध में यहां पर जो है सो ये करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, आगे लिखेंगे। हाँ, नहीं, ये भी उसने बंगाली में, बंगला में ही था। ठीक, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अमृत बाजार पत्रिका, ये भी बंगाली पत्रिका थी, लेकिन यही लोग का दिक्कत है, समझ रहे हैं, कौन हालात मचाते रहेगा एकदम। इसमें सब फिजिक्स वाला सब है ना, मैक्सिमम इसमें करता ना फिजिक्स वाला सब है ना जी, है फिजिक्स वाला। विद्यापीठ, विद्यापीठ, तो ये सब क्या बच्चा है सब, है ना, 11-12 वाला, है ना। तो नहीं कहते हैं कि कर लो दुनिया मुट्ठी में वाला बात है अभी, है ना। अभी मैट्रिक पास करके घर से आया है, अब विद्यापीठ पटना राजधानी है कि नहीं, अब पटना का माहौल, तो अभी लग रहा होगा कर लो दुनिया मुट्ठी में। 2-3 साल बाद समझ में आ जाएगा, है ना, कि जितना समा रहा है उतने पर है ना, बाकी तो सब फिसल के निकल गया हाथ में से। प्रोसीड। तो अमृत बाजार पत्रिका लिखेंगे, इसके जो राइटर्स थे लिखेंगे मोतीलाल घोष, और नोट करके यहां पे लिखेंगे कि यह पत्रिका पहले बंगाली भाषा में आती थी, लेकिन वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद, इसने अपनी भाषा को बदल लिया। अपनी भाषा को बदल लिया। ठीक है, अंग्रेजी में कर लिया। ठीक है, अब देखिए मोतीलाल घोष तो इसके संपादक थे, राइटर थे ही। इनके एक भाई थे ये शिशिर कुमार घोष, वो भी इससे जुड़े हुए थे। तो कभी कभी ऑप्शन में दुन्नू लोग का नाम रहता था, दुन्नू होगा, है ना। ठीक है, हाँ, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों भाई ही थे। ठीक है, अब देखिए, तो बाकी पत्रिकाएं तो जो देसी भाषा की थी वो 1878 के इस एक्ट के वजह से बंद हो गई थी। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका एकमात्र पत्रिका थी जिसने क्या किया, रातों रात अपने आप को चेंज कर लिया।
यही होता है कि व्यक्ति दो तरह का होता है। एक, अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या का रोना रो रहा है कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मेरे पास तो वो प्रॉब्लम है। और एक व्यक्ति है जो समस्या में समाधान ढूंढ लेता है। बाकी पत्रिकाएं बैन हो गई, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने कहा कि कोई बात नहीं, देसी भाषा में बने ना, हम कल से विदेशी भाषा में आएंगे। रातों रात संपादक बैठे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भोरे प्रकाशित कर दिया। अंग्रेज सब पागल हो गया कि यार ये क्या हुआ। बोला तुमने तो यही कहा ना कि देसी भाषा में नहीं आएगा, हमने इस बार विदेशी में लाया है। अब इस पर जो है इनका कोई भी ये काम नहीं किया, मतलब इस पर कोई काम नहीं किया, इनका जो रिस्ट्रिक्शन था वो काम नहीं किया। हालांकि ये ज्यादा दिन तक चला नहीं। इसी कानून को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहते थे गला घोंटू अधिनियम। गला घोंटू मतलब कि आपको आपका आवाज बंद कर दिया गया, आप बोल ही नहीं सकते, है ना। तो गला घोंटू अधिनियम इसको कहा जाता था। और इसके बाद ये पत्रिका अपने भाषा बदल करके फिर आने लगी। लेकिन 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर इसको रद्द कर दिया गया और फिर से देसी भाषा के पत्र पत्रिकाएं चलने लगी थी 1882 के बाद। नेक्स्ट लिखेंगे आगे, इंडियन मिरर। इंडियन मिरर बंगाली भाषा में ही था। देवेंद्रनाथ टैगोर, राइटर देवेंद्रनाथ टैगोर, लेंगे कि इस पत्रिका के माध्यम से ब्रह्म समाज के विचारों को प्रचारित किया गया। ब्रह्म समाज के विचारों को प्रचारित किया गया। ठीक है, इस पत्रिका के माध्यम से ब्रह्म समाज के विचारों को प्रचारित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, मराठा एवं केसरी। ये तो एकदम आप लोग जानते ही होंगे जी, क्योंकि बहुत फेमस चीज है ना। कैसी? हाँ ये बहुत फेमस है ना, क्योंकि फेमस आदमी का है, ये है बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए, तिलक की ये पत्रिका थी जिसमें ये मराठा जो है ये अंग्रेजी में आती थी, ये इंग्लिश में आती थी, है ना। ये आती थी अंग्रेजी में और केसरी आती थी मराठी में। ई मैंने अब इसका ई वाला क्वेश्चन बीपीएससी समझ गया होगा कि अब नहीं देना है ना। अब ई ना पूछ तो, है ना, कि सब रट लिया है इसको कि क्या है और कैसा है ना। हालांकि दोनों क्रांतिकारी पत्रिका था, क्योंकि जो आदमी थे खुद ही क्रांतिकारी थे, तिलक साहब, है ना। तो मराठा अंग्रेजी में और मराठी केसरी जो था वो मराठी भाषा में आता था, जिसमें क्रांतिकारी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार किया गया था, है ना। जब क्रांतिकारी आइडियोलॉजी आपने पढ़ा था पिछले बार, तो मैंने आपको बताया था कि जो उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव जो मनाया था और इनके माध्यम से इन्होंने जो प्रचार प्रसारित किया था, बातें की थी, वो इसी के माध्यम से की थी। जेल बहुत बार गए थे। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, इंडिया। इंडिया इंग्लिश में था इंडिया। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इसमें क्या था, तो अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की चर्चा, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की चर्चा। नेक्स्ट, सुधारक। सुधारक मराठी में था सुधारक, हाँ मराठी सुधारक, और राइटर हैं गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। लीडर, लीडर हिंदी में था
लीडर। और इसके राइटर हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। हिंदी हिंदी हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट। अल हिलाल एवं अल बिलाग। अल हिलाल एवं अल बिलाग, ये किसका है जी? हाँ, अल हिलाल अल बिलाग। अल हिलाल एवं अल बिलाग। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। उर्दू। ठीक है, नेक्स्ट। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट इंग्लिश। न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। और इसमें क्या था? तो होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार। एनी बेसेंट, हाँ इंग्लिश। और ऑब्जेक्टिव इसमें था होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार। होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए कि अब कुछ है, लिखेंगे, एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे। वामपंथी वामपंथी नेताओं द्वारा निकाले गए पत्र। एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे, वामपंथी नेताओं द्वारा निकाले गए पत्र। वामपंथी, वामपंथी ना जेएनयू है ना, जिन कन्हैया की बात होती है वो उसी गढ़ से आते हैं, है ना, लेफ्टिस्ट, है ना। तो ये भी जब कहते ना कि कोई आदमी ऐसा नहीं है जो दल बदल नहीं है जी, तो अब दल बदल है ना। ये 14 में किसके टिकट पर लड़ रहे थे? सीपीआई सीपीएम के ना, यहीं से टिकट मिली थी। फिर देखा कि भाई चलो अब यहाँ से बदल के चलते हैं कांग्रेस के यहाँ, है ना। तो अभी कांग्रेस के साथ है और फिर अभी दिल्ली में टिकट मिल गई है। अब देखिए इस दफा क्या होता है। चलिए, तो वामपंथी नेता द्वारा जो पत्र निकाला गया है वो क्या है? तो लिखेंगे, पहला पत्र लेंगे दीनबंधु। दीनबंधु, है ना, पहला लिखेंगे दीनबंधु। और इसके जो संपादक है उनका नाम है M.N. लोखंडे। M.N. लोखंडे। M.N. लोखंडे। दीनबंधु किसने निकाला है? M.N. लोखंडे ने। नेक्स्ट, भारत श्रमजीवी। भारत, इंग्लिश, इन सब का इंग्लिश। अभी भी देखेंगे लेफ्टिस्ट विद्वान बहुत होते हैं, है ना। लेफ्टिस्ट को जितने को देखिएगा उनकी विद्वता में कमी नहीं होती है ना। लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है? वो हर प्रॉब्लम को जोड़ देंगे दूसरा मैटर से, है ना। हाँ, उनका जो है तो जो मतलब आइडियोलॉजी, ये आइडियोलॉजिकल मिसमैच है। लेफ्टिस्ट को जब आप सुनेंगे, अगर वो साधारण किसी विषय पर बोलेंगे तो उनकी विद्वता जबरदस्त होती है ना। बहुत विद्वान लोग होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आइडियोलॉजी का एक, देखिए अब कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना आइडियोलॉजी में, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब सेकंड जो इंडिया में जो आइडियोलॉजी जो पॉपुलर थी वो ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पॉपुलर थी। इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो अमेरिका और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा डर इस बात का मचा हुआ था कि भारत में कहीं रूल में लेफ्टिस्ट ना आ जाए, वामपंथी ना आ जाए, समाजवाद आ जाएगा फिर इंडिया में। और आ जाएगा तो वो लोग कहाँ चल जाएंगे? रसिया या चाइना के ग्रुप में चल जाएंगे। रसिया उस समय जो ग्रुप था, जब 47 के बाद देश आया तो क्या होता? पूरा वर्ल्ड में दो गुट बना हुआ था, एक समाजवाद का, एक पूंजीवाद का। अमेरिका को इसी बात का डर था कि कहीं भारत में लेफ्टिस्ट इतने ज्यादा हैं कि ऐसा नहीं हो कि पावर में आ जाए। लेकिन 1951 का जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी जो थे वो लेफ्टिस्ट थे, है ना। तो अमेरिका को बड़ा दुख हुआ इस बात का कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अब मुख्य विपक्षी हैं तो बाद में कहीं सत्ता में आ जाए। तो ये तो समझना पड़ेगा ना कि आप की आइडियोलॉजी बहुत अगर अच्छी है, आप बहुत विद्वान भी हैं, लेकिन फिर भी आखिर कहां पे क्या दिक्कत हुई कि आप देखिए कि 1951-52 के बाद से लगातार भारत में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी अलोकप्रिय हो गई।
और आज आप देख लीजिए कि एक आप केरल छोड़ दीजिए, तो आप पूरे इंडिया में बताइए कहीं जहां शासन में हो, कहीं नहीं है। तो अपना करना पड़ेगा ना, अपने आप को, आपको समय के साथ थोड़ा बदलना चाहिए, टाइम के साथ जो अपडेटेड चीजें आ रही हैं वो आना चाहिए। कार्ल मार्क्स जो था, वामपंथी विचारधारा का ही आदमी था, उसने किताब लिखी दास कैपिटल। दास कैपिटल को क्रिटिसाइज करते हुए लोगों ने क्या कहा कि दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स ने लिखा, वो लंदन में एक कमरे में बैठ करके एक खिड़की को खोल करके लिखा। ये कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि खिड़की से जितना दिखा उतना ही लिखा। मतलब विचार थोड़ा संकीर्ण हो गया, छोटा हो गया। अब हम ये खिड़की खोल करके बाहर देखने का कोशिश करते तो क्या पूरा दिख जाएगा? लेकिन वही अगर छत से देखेंगे तो पूरा दिख जाएगा, है ना। तो क्या कि दास कैपिटल अच्छी किताब है, लेकिन उसका क्षेत्र थोड़ा सा लिमिटेड है, स्कोप थोड़ा सा लिमिट हो गया। ऐसे आप एंशिएंट हिस्ट्री में देखते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में जानकारी के स्रोत क्या है, तो कहते हैं कि लिटरेचर सोर्स। तो लिटरेचर सोर्स में क्या है, तो बहुत सारे जो बाहर के जो आए थे, जिन्होंने इंडिया को घूमने आए थे, तो खास करके चाइनीज के चाइना के लोग आए थे। तो चाइना के लोग आए थे तो उनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, ह्वेनसांग का है, फाहियान का है, इत्सिंग का है, सबने कुछ ना कुछ लिखा। उसको हम पढ़ते भी हैं, उसको पढ़ के देखते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, वो लोग जितना सब आता था ना, वो सब आता था बौद्ध धर्म के लिए केवल। और उन लोग का राइटिंग का दिक्कत क्या है कि वो लोग जो कुछ भी लिखा है वो बौद्ध धर्म से जोड़ के लिखा है। अब इससे क्या हो गया कि आपको पूरा प्रॉपर चीज पता नहीं चल पाएगा। तो ये एक राइटर्स का भी या आइडियोलॉजर्स का एक क्या होता है, एक दिक्कत होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक पेंटर हैं, राइटर्स कैसे होते हैं, एक पेंटर के जैसे होते हैं। आप एक पेंटर हैं और आपको बहुत सारा कलर दे दिया गया और कहा गया कि आप एक पेंटिंग बनाइए। तो जब आप पेंटिंग को ड्रॉ कर देंगे और जब आपको उसमें कलर भरना होगा, तो सीधी सी बात है कि आप अपने पसंदीदा कलर को ज्यादा यूज करेंगे। राइटर्स की भी यही एक प्रॉब्लम होती है, बुक्स की यही एक प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो लिखने वाला है उसकी आइडियोलॉजी भी कुछ है। अब वो लिखेगा तो अपने आइडियोलॉजी को भर देगा पूरा धर करके। अब मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप किताबें देखेंगे तो एक बिपिन चंद्रा की किताब जो एनसीईआरटी भी आती है, इसके अलावा उनकी एक और किताब आती है स्वतंत्रता संघर्ष, एक और किताब आती है स्वतंत्र आजादी के बाद का भारत। आप बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे तो वो ऐसा उनका राइटिंग स्किल है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस ही भारत थी, भारत ही कांग्रेस था, माने कि कांग्रेस ही सब कुछ था। वैसे ही एक वामपंथी इतिहासकार हैं सुमित सरकार, उनका मॉडर्न हिस्ट्री का किताब आता है, उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अगर पढ़िएगा कभी फुर्सत के टाइम में तो आप ऐसा लगेगा, सुमित सरकार पढ़ने के बाद लगेगा कि भारत के आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की कोई भूमिका ही नहीं है। ये सुमित सरकार का राइटिंग स्किल है, अभी वामपंथी राइटर है। अब आप दोनों को पढ़ लीजिए तो आपका आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि खूबी, यही कह रहे हैं कि खूबी नहीं। तो इसका क्या है कि जिसकी जो आइडियोलॉजी है वो अपना वो आइडियोलॉजी पूरा धर के रंग दिया, पूरा भर दिया, है ना। लेकिन हाँ, कोई भी एक आइडियोलॉजी या कोई भी एक चीज की वजह से कुछ किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। दोनों का अपना मिला जुला कैरेक्टर रहा और मिला जुला ये रहा, इसकी वजह से यहाँ पे चीजें होती हैं। तो लेफ्टिस्ट की जो तार्किक क्षमता होती है वो बहुत बेहतरीन होती है, नॉलेज बहुत कमाल का होता है। केरला में चाहे जो प्रॉब्लम है, लेकिन एकमात्र स्टेट भारत का जो 100% साक्षर है, 100% एजुकेशन है वहां पर। बाकी आज भी हम अभी एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। आज भी हमारे यहाँ शिक्षा में साक्षरता का मतलब होता है कि नाम लिखने आ गया तो आप साक्षर हो गए। अब ऐसे साक्षर लोगों को कौन नौकरी देगा जिनको केवल अपना नाम लिखने आता हो, है ना। तो लेकिन आप केरला में देखेंगे तो उधर क्या उसी का इम्पैक्ट है कि साउथ इंडिया स्टेट में आप देखेंगे तो डेवलपमेंट बहुत ठीक ठाक स्तर पे है। इसी भारत में रहते हुए भारत का कर्नाटका, बेंगलुरु जो है वो सिलिकॉन वैली है ना। और उसकी तुलना अमेरिका के शहरों से होती है। और हमारे यहाँ वैसा बाकी किसी स्टेट में वैसा जगह अब तक डेवलप हम लोग नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं वो लिटरेचर आपका जो शिक्षा है उसका असर है। हम लोग के यहाँ एजुकेशन है बहुत पिछला स्थिति में है, इसके वजह से डेवलपमेंट का जो असर है वो थोड़ा सा ये है। तो इन लोगों का जो भी आप देखेंगे पत्रिका भी जनरली जो आता था वो इंग्लिश भाषा में ही आता था। नेक्स्ट इनका लिखेंगे एक और सोशलिस्ट, एक और पत्रिका है भारत श्रमजीवी, राइटर नहीं लिखे हैं, लिख लेंगे शशिपाद बनर्जी, राइटर हैं शशिपाद बनर्जी, राइटर हैं शशिपाद बनर्जी, ठीक है, शशिपाद बनर्जी संपादक। देख लेंगे सोशलिस्ट, सोशलिस्ट तो सोशलिस्ट है एस ए डांगे, सोशलिस्ट लिखा है
एस ए डांगे, एस ए डांगे, ए डांगे। ठीक है, तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं थी। ठीक है, अब एक शॉर्ट हेडिंग ये भी बनाएंगे कि प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस पर प्रतिबंध। अब यदा कदा अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, प्रतिबंध भी लगाया गया। जब जब उनको लगा कि प्रेस के कारण ही उनके यहाँ जो है सो दिक्कतें हो रही हैं, यानी कि उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो उन्हें प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का काम शुरू कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? सबसे पहली बार 1878। और कोई? पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध कब लगाया गया? हम्म, गुड, ब्लेजली के समय में। ब्लेजली था जिसने लगाया था, तो ब्लेजली का समय क्या था? 1798 से 1805। गुड, इसी बीच में लगा होगा। पहली बार प्रेस पर प्रतिबंध ब्लेजली ने लगाया था, लिखेंगे। और ये टाइम है 1799। लेंगे कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 1799 में बेलेजली के समय में, सर्वप्रथम 1799 में वेलेजली के समय में प्रेस नियंत्रण, प्रेस नियंत्रण अधिनियम आया, प्रेस कंट्रोल एक्ट, प्रेस नियंत्रण अधिनियम आया। तो पहली बार प्रेस नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1799 में। और ये किसने लाया? लॉर्ड वेलेजली ने लाया। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे दूसरा बात कि 1823 में, 1823 में एडम्स ने, 1823 में एडम्स ने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। एडम्स ने, एडम्स ने क्या कर दिया था? पूर्ण प्रतिबंध। कब? 1823 में। और इसी समय राजा राम मोहन राय की एक पत्रिका थी, मिरातुल अखबार, जो फारसी भाषा में आती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। यानी कि इसी समय राजा राम मोहन राय की पत्रिका मिरातुल अखबार हमेशा के लिए बंद हो गई। ठीक है, तो पहली बार 1799 में लगा था प्रेस कंट्रोल एक्ट के तहत, और दूसरी बार 1823 में एडम्स ने लगाया। ठीक है, उसने पूरी तरह से भारतीय प्रेस को बैन कर दिया था। किसने? एडम्स ने। आगे लिखेंगे कि 1835 में, 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने, चार्ल्स मेटकाफ ने, चार्ल्स मेटकाफ ने एडम्स के द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को, एडम्स के द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। तो जो पूर्ण प्रतिबंध लगाया था एडम्स ने 23 में, उसको 35 में किसने खत्म कर दिया? चार्ल्स मेटकाफ ने समाप्त कर दिया। इसी कारण, इसी कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन, बहुत पूछा गया था कि मुक्तिदाता किसे कहते हैं। इसी कारण चार्ल्स मेटकाफ को मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को क्या कहता है? मुक्तिदाता। ठीक है, नेक्स्ट अब लिखेंगे आगे 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट।
1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेंगे कि लॉर्ड लीटन के समय में, लॉर्ड लीटन के समय में 1878 में, लॉर्ड लीटन के समय में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसका उद्देश्य था देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं को, जिसका उद्देश्य था देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना, जिसका उद्देश्य था देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं को पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना। नेक्स्ट, क्योंकि हालांकि 1882 में, हालांकि 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में, हालांकि 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया। तो 1878 में आया था, 1882 में रद्द हो गया, लीटन के समय में आया, रिपन ने रद्द कर दिया। वर्नाकुलर का अर्थ होता है देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध, और इसी को कहते हैं गला घोटू अधिनियम, है ना। कभी कभी पूछा जाता है कि गला घोटू अधिनियम किसको कहते हैं, तो इसी को कहते हैं। तो अब प्रेस क्या है, प्रेस एक प्रकार से जनता की आवाज है, तो प्रेस की आवाज को आपने बंद कर दिया, तो किसी का आवाज बंद करना तो गला दबा दीजिए, है ना, वॉइस तो यहीं से जनरेट हो रहा है ना। तो गला खराब हो जाता तो आवाज निकलता है, नहीं निकलता है ना। वही अगर गला ठीक है तो आवाज अच्छा निकलेगा आपका। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, देखा कि कहां से निकल रहा है बात, प्रेस के माध्यम से निकल रहा है, तो प्रेस को ही खत्म करो, प्रेस को ही कंट्रोल करो। तो इसलिए उसको क्या गया, गला घोटू अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। इसके बाद फिर प्रतिबंध आया 1908 में, लिखेंगे तो 1908 में एक समाचार पत्र अधिनियम आया, 1908 में एक समाचार पत्र अधिनियम आया, जिसके तहत, जिसके तहत हिंसा अथवा हत्या, जिसके तहत हिंसा अथवा हत्या को बढ़ाने वाले लेख प्रकाशित करने पर, जिसके तहत हिंसा और हत्या को बढ़ाने वाले लेख को प्रकाशित करने पर प्रेस को जब्त करने का प्रावधान था, प्रेस को जब्त करने का प्रावधान था। ठीक है, मतलब इसमें यह प्रोविजन किया गया कि ऐसा कोई पेपर या पत्रिका निकलेगा जिसमें अगर ये बात कहा जा रहा हो कि अंग्रेजों का विरोध करिए, अंग्रेजों को मार दीजिए, है ना, अंग्रेजों ऑफिस पर बम फेंक दीजिए, मतलब क्रांतिकारी विचार को प्रचारित प्रसारित करने वाला अगर कोई भी लेख किसी पेपर में निकलेगा तो उस पेपर को हम क्या कर देंगे, बैन कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ये 1908 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। नेक्स्ट लेंगे 1910, अगला 1910 लेंगे कि 1910 में एक और समाचार पत्र अधिनियम आया, 1910 में एक और समाचार पत्र अधिनियम आया, जिसके प्रावधान, जिसके प्रावधान, जिसके प्रावधान 1878 के, जिसके प्रावधान
1878 के अधिनियम से मिलते जुलते थे। तो 1800 अधिनियम का प्रावधान, 1878 का अधिनियम का प्रावधान क्या था जी? देसी भाषा के पत्र का प्रतिबंध यही था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो लगभग 1910 में ऐसा ही कानून आया जिसका प्रोविजन लगभग मिलता जुलता था किससे? तो ये मिलता जुलता था 1878 के एक्ट से। तो जिसका मतलब ये था कि 1910 में भी ब्रिटिश हुकूमत ये चाहती थी कि देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं को ही हम बैन कर दे, है ना। ना देसी भाषा में छपेगा, ना पढ़ेंगे लोग। अभी भी कितना परसेंट आदमी है जो द हिंदू पढ़ता है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता है? कम ही लोग है ना। लेकिन दैनिक जागरण पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, है ना। दैनिक भास्कर पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, हिंदुस्तान पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, क्योंकि हिंदी में आती है। और भारत की मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदी पढ़ती है, हिंदी बोलती है, हिंदी समझती है ना। अंग्रेजी पढ़ जरूर लेगा, सब समझने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। रीडिंग लगा लेगा मान लीजिए कि, लेकिन समझने में तो दिक्कत हो जाएगा। तो हाँ, ये होता है। मतलब हिंदू का तो डाटा ये कहता है कि इंडिया में 8% पॉपुलेशन बस इतना ऐसा है जो एक बार में पढ़ करके हिंदू को समझ लेता है। ओनली 8%, यानी कि 100 में से लगभग 8 ही लोग ऐसे हैं जो हिंदू को पढ़ के और समझ लेते हैं उसी समय। तो बाकियों को कम से कम डिक्शनरी की आवश्यकता पड़ती है उसके समझने के लिए कि क्या है और किस प्रकार से है ना। हालांकि ये कुछ बहुत ये करने वाला बात नहीं है, लेकिन अब है कि ये प्रचार में है हमारे देश के अंदर में, है ना। लोग इसको ये करते हैं। लेकिन इसका अच्छा बात क्या होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर का एक बात स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका अच्छा बात यह है कि वो लोग फालतू का न्यूज नहीं देता है ना। हिंदी न्यूज़पेपर में एक बढ़िया न्यूज आपको नहीं दिखेगा। आप दैनिक जागरण उठा लीजिए, आप हिंदुस्तान उठा लीजिए, भास्कर उठा लीजिए, कौन कहाँ किसको पटका है, कहाँ पे किसका चैन खिंचाया है, कौन किसको अभद्र बात बोला है ना। गांधी मैदान में क्या हो रहा है, अशोक राजपथ में क्या हो रहा है, ये सब न्यूज मिलेगा आपको। लेकिन आप उठा लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ही उठा लीजिए, जो सबसे लो क्वालिटी का है, सबसे मतलब हिंदी में सबसे लो क्वालिटी है टाइम्स ऑफ इंडिया का। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस तरह का न्यूज आपको नहीं दिखेगा, है ना। और इंडियन एक्सप्रेस की तो अलग बात है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का तो उनका कंटेंट अच्छा होता है, इंग्लिश का कंटेंट अच्छा होता है, हिंदी का कंटेंट गड़बड़ है। हम लोग के यहाँ जो हिंदी का जो पेपर आता है वो सब खराबे है, मतलब उसका कंटेंट उतना बढ़िया नहीं है। आज जो जिसका हिंदी का कंटेंट बढ़िया वो हम लोग के यहाँ भी नहीं करता है, आता है तो लेट आता है। ठीक है, हिंदी में अगर आप पढ़ सकते हैं तो राष्ट्रीय संस्करण, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आता है, नेशनल जो पब्लिशिंग आता है, वो बेहतरीन होता है। तो पहला तो पटना में भी नहीं करता है, दिल्ली में मिलता है। और आपको क्या जनसत्ता, तो जनसत्ता आता है, लेकिन जनसत्ता के साथ दिक्कत है कि जनसत्ता 2 दिन लेट मिलता है आपको, है ना। तो सेम डे वाला जो हिंदी का जितना पेपर है उस सब पेपर में, इसलिए बीपीएससी का तैयारी करने वाला विद्यार्थी का करंट अफेयर्स गड़बड़ रहता है। तो पेपर पढ़बो करेगा ना बेचारा, तो उसका पेपर का कोई खास फायदा नहीं है। अब वही अगर कोई इंग्लिश पेपर पढ़ रहा है, उसका पेपर पढ़े, पेपर से सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। हाँ, लेकिन अब हिंदी में उतना बढ़िया कंटेंट नहीं है आपके पास, कहाँ से पढ़िएगा। इंग्लिश में वो आपको बढ़िया कंटेंट है ना, वहाँ बढ़िया न्यूज देता है। जितना कोई यात्रा हुआ उसका सारा मतलब समराइज आपको दे देगा, जो आपको एग्जाम में सीधे पूछ लेता है। आप देखिएगा कमीशन का क्वेश्चन तो क्या पूछता है, हाल फिलहाल में समाचार पत्रों में चर्चा में रहा, ऐसे सवाल ही पूछता है ना। तो समाचार पत्रों में, तो समाचार पत्र में जो स्टैंडर्ड का न्यूज छापेगा वो उन खबरों को रखेगा, आज जो नहीं छापेगा वो नहीं। तो हिंदी मीडियम के साथ बहुत तरह का समस्या और दिक्कत है। कंटेंट का एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि कंटेंट की क्वालिटी ठीक नहीं है ना। और इंग्लिश का ये मतलब लक बाय चांस आप कहिए कि उस समय भी उनकी क्वालिटी अच्छी थी और आज भी क्वालिटी अच्छी है ना। जो उनके कंटेंट होते हैं वो कंटेंट बढ़िया रहता है ना। और आप देखिए, आप टीचर वाला भी आप लोग एग्जाम देते होंगे, तो पहला एग्जाम जब क्वेश्चन पेपर का जो पहला पेज, जो पृष्ठ होता है वो नोटिस रहता है जिसमें तमाम बातें लिखी रहती है। उसमें क्या लिखा रहता है कि अगर हिंदी के किसी प्रश्न पर कोई विवाद होता है तो आप उसका इंग्लिश देखें, क्योंकि इंग्लिश ही मान्य है, हिंदी मान्य नहीं है ना। मतलब अगर आप इंग्लिश में कोई दिक्कत होगा तो आप केस उस करिएगा तो उसका मैटर हो जाएगा, लेकिन हिंदी पर करिएगा ना तो पहले ही कह दिया नोटिस में कि हिंदी वाला हम लोग मानवे नहीं करेंगे, आपत्ति व्यक्त करना है तो इंग्लिश पर व्यक्त कीजिए। समझ रहे हैं, हिंदी के चक्कर में आपका एक दो सवाल गलत हो जाता है,
हिंदी में ऐसा ऐसा वर्ड यूज कर देगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा है। इंग्लिश में आप समझ जाइएगा, लेकिन वही हिंदी में रहेगा ना तो वो आपको समझ नहीं में लगेगा कि क्या पूछ क्या रहा है। हाँ, है ना। हम्म। हाँ, वर्ड ही ऐसा देगा कि वो आप उससे फेमिलियर नहीं है। आप फेमिलियर नहीं है, इसलिए दिक्कत है। इसलिए वनडे एग्जाम का कोई भी पेपर हो, अगर इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है तो प्रयास करें कि उसको हम इंग्लिश में सॉल्व कर लें, या अगर नहीं भी सॉल्व कर रहे, हिंदी में कर रहे हैं, तो कहीं पर भी अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो तुरंत इंग्लिश में जाइए उस नंबर में, क्योंकि इंग्लिश में तो रहबे करता है क्वेश्चन, वहां पर पढ़िए। बहुत हद तक संभावना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड एकदम कॉमन वर्ड होते हैं जो कॉमनली यूज हो रहे हैं, और हिंदी का वर्ड सब का सब टफ रहता है। इसका रीजन है कि मूल पेपर इंग्लिश में तैयार होता है, और उसके बाद सीधे जो आयोग है वो गूगल बाबा को दे देता है कि आप ट्रांसलेट कर दीजिए इसको हिंदी में। तो गूगल बाबा जब ट्रांसलेट करते हैं तो वो अपना हिसाब का, अपना स्टैंडर्ड का हिंदी देते हैं। कोई प्रोफेसर अगर करेगा ना तो प्रोफेसर बढ़िया हिंदी देगा, जिससे कि विद्यार्थी फेमिलियर है। लेकिन गूगल को क्या मतलब है उससे? गूगल को जो मर्जी सो वर्ड दे दिया, वो तो मशीन ना है, जो मर्जी सो वर्ड दे दिया। अब आपको उसका अर्थ आता है नहीं आता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इसलिए हिंदी मीडियम में एक आध दो क्वेश्चन तो भाषा के वजह से गलत हो जाता है, क्योंकि आप क्वेश्चन समझे ही नहीं। इसलिए कभी भी कोई दिक्कत हो तो सीधे इंग्लिश वाला पेज उठा करके खोल के देख लेंगे तो समस्या बहुत हद तक सॉल्व होने की संभावनाएं रहती है। प्रोसीड। तो ये तो 1908 और 1910 में हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, तो 1920 में लिखेंगे कि 1920 में, हाँ 1920 में लिखेंगे कि 1920 में ब्रिटिश शासन पर राष्ट्रवादी दबाव बढ़ा। 1920 में के दशक में ब्रिटिश शासन पर राष्ट्रवादी दबाव बढ़ा और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग उठने लगी, और प्रेस की स्वतंत्रता की मांग उठने लगी। ठीक है। तो जब प्रेस की स्वतंत्रता का डिमांड जब आने लगा, उठने लगा, तो क्या हुआ कि 1921 में एक कमेटी बनी, प्रेस जांच समिति। किसकी अध्यक्षता में? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। लिखेंगे कि 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक प्रेस जांच समिति बनी थी, जिसने 1909 1908 और 1910 के कानूनों की समीक्षा की। जिसने 1908 और 1910 के कानून की समीक्षा की और उसको रद्द कर दिया। समीक्षा की और उसको रद्द कर दिया। तो 8 और 10 में जो प्रेस कंट्रोल एक्ट आया था उसको इसने क्या कर दिया? समीक्षा की, और 1921 में इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया, है ना। मतलब प्रेस को एक बार फिर से फ्री कर दिया गया कि आप अपने कंटेंट छाप सकते हैं, आप रिलीज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब अपने जोरों पर था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब अपने जोड़ों पर था, यानी कि पिक पर था, तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद विकसित हो रहा था, विकसित हो रहा था, तब एक बार पुनः अंग्रेजी सरकार ने 1910 के प्रावधानों को लागू कर दिया। 1910 के प्रावधानों को लागू कर दिया।
ठीक है, 1910 के प्रावधानों को लागू कर दिया। ठीक है, 1910 के 1910 का प्रावधान वर्नाकुलर, गुड है ना। 1910 में 1878 के से मिलता जुलता था। तब फिर 1931 में क्या किया, 1910 का प्रावधान रद्द कर 1910 का प्रावधान लागू कर दिया। इसका मतलब हुआ कि एक बार फिर से देसी भाषा के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी गई। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से समय समय पर अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रेस को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि उनको यह दिख रहा था कि प्रेस के माध्यम से ही इनके द्वारा किए गए कुकृत्यों का प्रचार प्रसार हो रहा था। अगर प्रेस न होता तो किसी को कुछ पता ही न चलता, है ना। लेकिन प्रेस की वजह से लोगों को पता चल रहा था, इसलिए समय समय पर प्रेस को प्रतिबंधित कर रहे थे, प्रेस को ये रोक रहे थे, है ना। तो ये था आपका प्रेस से संबंधित पूरा टॉपिक कि कैसे प्रेस का विकास हुआ, कौन कौन से मुख्य समाचार पत्र आए थे, और फिर कैसे कैसे प्रेस को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या